नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को संबोधित किया। उन्होंने देश के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी रहा, इसलिए स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए गौरव का दिन है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हम केवल एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि हम एक ऐसे महान जन समुदाय का हिस्सा हैं जो अपनी तरह का सबसे बड़ा और जीवंत समुदाय है। ये विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिकों का समुदाय है। आप सभी को मेरी हार्दिक बधाई। ये दिन हम सब के लिए गौरवपूर्ण और पावन है। चारों ओर उत्सव का वातावरण देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये प्रसन्नता और गौरव की बात है कि कस्बों और गांव में यानी देश में हर जगह बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस के पर्व को मनाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे देशवासी बड़े उत्साह के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हम केवल एक व्यक्ति ही नहीं है बल्कि हम एक ऐसे महान जन समुदाय का हिस्सा है जो अपनी तरह का सबसे बड़ा और जीवंत समुदाय है। ये विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिकों का समुदाय है। जब हम स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाते हैं तो वास्तव में हम एक महान लोकतंत्र के नागरिक होने का उत्सव भी मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं भारत के नागरिकों के साथ एकजुट होकर सभी ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उनके असंख्य बलिदानों से भारत ने विश्व समुदाय में अपना स्वाभिमानपूर्ण स्थान फिर से प्राप्त किया। भारत पूरी दुनिया में विकास के लक्ष्यों और मानवीय सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अग्रणी स्थान बनाया है तथा G20 देशों की अध्यक्षता का दायित्व भी संभाला है। चूँकि G20 समूह दुनिया की 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। वैश्विक आर्थिक विकास के लिए दुनिया की निगाहें आज भारत पर टिकी हुई है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। मैं अपने आदिवासी भाई बहनों से अपील करती हूँ कि आप सब अपने परंपराओं को समृद्ध करते हुए आधुनिकता को अपनाएं। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि आर्थिक विकास के साथ साथ मानव विकास संबंधी सरकारों को भी उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उत्तराखंड में ऋषिकेश के कर्णप्रयाग में जल जमाव के कारण रेल के एक टनल में 100 से अधिक मजदूर फंस गए। वहीं सूचना मिलने पर टनल में एसडीआरएफ और पुलिस की टीम पहुंची। आपको बता दें, भारी बारिश के चलते टनल में जल जमाव हो गया। थाना प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह के अनुसार सभी लोग अंदर काम कर रहे थे। एलएनटीडी कंपनी के कुल 114 कर्मचारियों को रेस्क्यू कर सुरक्षित सुरंग से बाहर निकाला गया। वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना को तय समय पर धरातल पर उतारने के लिए रेल विकास निगम ने पूरी ताकत झोंक दी है। हिमालयी क्षेत्र के विषम भूगोल में तैयार हो रही इस परियोजना पर कुल 213 किलोमीटर सुरंग बननी है। इसमें सिंगल ब्रॉड गेज रेल लाइन के लिए 116.59 किलोमीटर की मुख्य सुरंग के अलावा 84.54 किलोमीटर की निकास सुरंग शामिल है। तो आपको बता दें, टनल में 114 लोगों के फंसे होने के बाद एसडीआरएफ की टीम से उनको निकाला गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति तेज होने लगी है। नेताओं के बयान तीखे हो रहे हैं और वोटरों को लुभाने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह भाजपा के वोटरों और समर्थकों को राक्षस बता रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने श्राप भी दिया है कि वहीं इस पर अब सियासत भी तेज हो गई है, जिस पर हरियाणा के सीएम
मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करने के बारे में केवल राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा व्यक्ति ही सोच सकता है। भाजपा के राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। आकर पूछना है तो उस बच्चे के, उस बिटिया के, उस बेटे के माँ बाप से पूछो। तो कहता मौका तो दो, नौकरी मत देना, जब मिलेगी मिल जाएगी यार, पेपर में बैठने की इजाजत तो दो। ने बयान दिया है कि बीजेपी और जेजेपी को जो वोट देते हैं या नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं रक्षक बनेंगे। एक राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है कि इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलना, ये मैं समझता हूँ असंसदीय भाषा है। निश्चित रूप से इसका हम संज्ञान लेंगे। ऐसा है, कुछ लोगों ने, देखिए कौन क्या कह रहा है उनकी मजबूरी है, ठीक है। तो एक ऐसी पार्टी को बिलोंग करते हैं जिनका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में काफी कंट्रीब्यूशन रहा है, पर उसके बाद दे आर गोइंग फ्रॉम लॉसेस इनटू इररिलेवेंस। और मुझे लगता है ऐसी बेहुदा बातें करने से उन्होंने ये, इससे जाहिर होता है कि उन्होंने ये निर्णय ले लिया है कि वो विपक्ष में परमानेंट बेसिस में रहेंगे। वोटर्स सांप्रदायिक हिंसा के बाद आरोपों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरियाणा के नूंह में बुलडोजर से हो रही विध्वंस की कार्रवाई की निंदा करनी चाहिए। क्या देश में कोई कानून या अदालत नहीं है? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। दिल्ली के जागीरपुरी केस में अदालत ने कहा था कि कानून की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। प्रधानमंत्री को कंडेम करना चाहिए नूह के डेमोलिशन को। प्रधानमंत्री की सरकार है, नरेंद्र मोदी के नाम पर उनको वोट मिला है। कैसे आप इस देश में कोर्ट नहीं है क्या? कानून नहीं है, ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे। जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि ड्यू प्रोसेस शुड बी फॉलोड, यानी आप प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। आप पुरानी तारीख में उनको नोटिस देते और एक ही दिन में हजारों लोगों को आपने बेघर कर दिया। और ये बुलडोजर कहां नहीं इस्तेमाल हो रहा है? हरियाणा में हुआ, यूपी में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, गुजरात में हुआ। अरे भाई फिर कोर्ट क्यों है? अमित शाह ये 3 कानून क्यों लेके आए? सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट हटाने के लिए आप क्यों ला रहे हो उसमें? आप जब आप खुद ही कानून बन चुके, आप खुद ही कोर्ट बन चुके, फायदा क्या है उसका? वो कानून को, नया कानून जो लेके आ रहे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री इसका नोट लेंगे और एक स्ट्रांग मैसेज देंगे प्रधानमंत्री कल अपने भाषण में 15 अगस्त के दिन, क्योंकि चुनाव से पहले उनका यह आखिरी भाषण होगा। आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। आपको बता दें, केरल के पुथुपल्ली, उत्तर प्रदेश के घोसी और उत्तराखंड के बागेश्वर, इन 3 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। इन सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ही बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की है। जारी की गई लिस्ट के मुताबिक लिंजिन लाल जी केरल के पथुपल्ली से चुनाव लड़ेंगे, दारा सिंह चौहान उत्तर प्रदेश के घोसी से चुनाव लड़ेंगे और पार्वती दास उत्तराखंड के बागेश्वर से चुनाव लड़ेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिविसा हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड की नामी ब्रांड डॉक्टर ऑर्थो के तरफ से एक कार्यक्रम चंडीगढ़ कार्यालय में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें कंपनी के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें, कार्यक्रम का आगाज राष्ट्रगान के साथ किया गया। इसके बाद भारत की आजादी से संबंधित एक क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया। इस दौरान कर्मचारियों की देश भावना उनके द्वारा दिए गए जवाबों में देखने को मिली। कार्यक्रम के आखिर में विजेताओं को डॉक्टर ऑर्थो के प्रोडक्ट्स उपहार स्वरूप दिए गए। वहीं इस मौके पर डॉक्टर ऑर्थो के ब्रांड एम्बेसडर और फिल्म अभिनेता अजय देवगन ने वीडियो शेयर कर बधाई दी।
इस मौके पर ब्रांड मशीन के नाम से मशहूर संजीव जुनेजा ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि दिन हमें याद दिलाता है कि हमने आजादी पाने के लिए कितना संघर्ष किया है, तभी आज आजादी का आनंद उठा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम हुआ। वंदे 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 गुरुग्राम में परिवार पहचान पत्र अब लोगों के लिए जंजाल बन गया है, क्योंकि एक परिवार पहचान पत्र में कई बिजली मीटर जोड़े जा रहे हैं, जिसकी वजह से गरीब लोगों को राशन मिलना भी बंद हो गया। क्योंकि गरीबों को राशन सिर्फ बीपीएल कार्ड धारकों को ही मिलता है, लेकिन बिजली विभाग लोगों के परिवार पहचान पत्र में कई बार मीटर ऐड कर देते हैं, जबकि बिजली विभाग को मकान मालिक का ही बिजली का मीटर ऐड करने का प्रावधान है। अगर लोग बिजली दफ्तर जाते हैं तो कोई भी अधिकारी उनकी सुनवाई नहीं करता। कहीं बिजली विभाग के अधिकारी कोई बड़ी धांधली तो नहीं कर रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं अगली खबरों का। हमीरपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के रमेड़ी मोहल्ले के रहने वाले आनंद निषाद और उनकी पत्नी रीतू निषाद रोजाना लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। जब बीती शाम दोनों में आपसी विवाद हो गया, जिसके चलते पत्नी पहले जहर खा लिया तो वहीं इलाज के लिए कानपुर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। आपको बता दें, पत्नी की मौत के बाद पति ने भी जहर खा लिया और उसकी भी मौत हो गई। घटना के बाद दोनों के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी के लखीमपुर खीरी में 2 सगी बहनों के साथ रेप और हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए 4 युवकों को अदालत ने सजा सुना दी है, जहां कोर्ट ने 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही 15-15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा 2 आरोपियों को 6-6 साल की सजा और 5-5 हजार के आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें, 2022 को निदासन थाना क्षेत्र में 2 बहनों का अपहरण कर लिया गया था और सामूहिक दुराचार के बाद उनके शव पेड़ पर लटका दिए गए थे। पाकिस्तान जेल में 14 महीने के बाद एक परिवार के 3 लोगों को रिहा किया गया, जहां जुलाई 2022 में पाकिस्तान पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आपको बता दें, यूपी के शामली जनपद निवासी नफीस अपनी पत्नी और बेटे के साथ पाकिस्तान घूमने के गया था। जहां पाकिस्तान से वापस लौटते समय पुलिस ने संदिग्ध गतिविधि के चलते नफीस और उनकी पत्नी समेत बेटे को गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें अब अपराधनाश साबित होने के चलते पाकिस्तान सरकार ने रिहा कर दिया गया और अपने वतन वापस भेज दिया गया है। तो वहीं डीएम के आदेश पर प्रशासन की एक टीम परिवारजनों के साथ वाघा बॉर्डर पहुंची, जहां पर उन्होंने नफीस और बावी बेटे को सुपुर्दगी में ले लिया और करीब 7 घंटे बाद नफीस शामली अपने निवास पर पहुंचेगा। अगली खबर यमुना पार से है, जहां सरकार की
यमुनानगर से है, जहां सरकार की वादा खिलाफी और हठ धर्मिता के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में आशा वर्कर ने अपने 7वें दिन की हड़ताल के चलते कन्हैया साहिब चौक पर इकट्ठा होकर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। आपको बता दें, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता नाहरपुर की प्रधान सुनीता ने की है। इस दौरान उन्होंने अपनी बात रखते हुए बताया कि 2018 से हमारा बकाया 50% सरकार दे, हमारी भी रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष की जाए और 26,000 रुपए वेतन किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी 27 दिसंबर 2022 को प्रदेश भर की हजारों आशा वर्कर्स ने अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया था। साथ ही उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी और सरकार उसको उसका खामियाजा आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। पीलीभीत की पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा ने पुलिस लाइन में करेली थाना पुलिस द्वारा किए गए गुड वर्क का खुलासा किया। आपको बता दें, करेली थाना पुलिस ने पीलीभीत के रहने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने चारों आरोपियों के पास से 25 मोटरसाइकिल, 2 तमंचे और कारतूस बरामद कर लिए हैं। इस दौरान पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। और फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।